हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आपको देखिए, अगर बैंकिंग का जीरो नॉलेज है ना, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं और बैंकिंग के एग्जाम के बारे में आपको कुछ भी अगर नहीं पता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आज क्लियर होने वाली है। एक छोटी से छोटी चीज़, किसी भी तरह का बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपका सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और चाहे पैटर्न हो, सिलेबस हो, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके अक्सर डाउट होते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके में। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एकदम स्क्रैच से बात करेंगे। ठीक है, क्या आईबीपीएस होता है, एसबीआई क्या है, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं टोटल, सबके प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कहाँ होती है, नहीं होती है, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या सिलेबस होता है। इसके अलावा जो मिसलेनियस एग्जाम्स हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फुल डिटेल में बात करेंगे, एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे। जितने भी आपके जो डाउट्स होते हैं अक्सर, वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी बात को, किसी मतलब गलत फहमी ना हो आपको किसी तरह की, तो एक मतलब कनेक्ट करते हुए जाइएगा, हर एक सेकंड को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्लाइड्स काफ़ी अच्छे से तैयार की गई हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन। जो भी जितनी भी तरह के आपके डाउट्स होते हैं, कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, मैसेज आ रहे थे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए गए हैं और हर एक चीज़ें, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो सबसे पहले एकदम स्क्रैच से एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसे अब देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है भी, तो आपके के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। लेकिन अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्हें बैंकिंग एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं 3 मेजर बैंकिंग एग्जाम की अगर बात करूं, ठीक है, जो ये 3 बैंकिंग एग्जाम है, 6 बैंकिंग एग्जाम जो होते हैं ये रेगुलर होते हैं। मतलब ऐसा है कि ये 6 तो हर साल ही होंगे। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो मिसलेनियस है, मैं उनको अलग मतलब कैटेगरी में हमने रखा है। बट फिलहाल हम देखें, अगर बात करें, 6 एग्जाम जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, हर साल फिक्स है कि ये 6 एग्जाम बैंकिंग से रिलेटेड होंगे ही होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईबीपीएस, ठीक है, क्या आईबीपीएस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आईबीपीएस एग्जाम लेता है 2। ठीक है, इस 2 का मतलब भी समझाऊंगा, पीएसबी का मतलब भी समझाऊंगा, आरआरबी का मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट कराता है बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये जो है इसका जो पर्पस है वो रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बैंक, जितने भी गवर्नमेंट ऑन बैंक है उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये पूरा यहाँ पे देखता है। ठीक है, आईबीपीएस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको हर एक चीज उस एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस देखा, पैटर्न देखा और तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए उस एग्जाम से रिलेटेड। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि आईबीपीएस है क्या। आईबीपीएस एक संस्था है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब जो आईबीपीएस है, एग्जाम कौन कौन से लेती है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। पहले क्या होता है कि आईबीपीएस एक नोटिफिकेशन जारी करती है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर मतलब बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक, जितने भी आप जानते हो। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का कंबाइन एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब आप फॉर्म डालते हो, आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप जो मतलब आप जो वो प्रेफरेंस डालते हो बैंक का, ठीक है, उस प्रेफरेंस के आधार पे आपको बैंक में आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंबाइन एग्जाम होता है। ठीक है, वो कौन एग्जाम लेता है, आईबीपीएस एग्जाम लेती है। ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये 2 पोस्ट के लिए एग्जाम होता है आपका। एक होता है पीओ के लिए, एक होता है क्लर्क के लिए। ठीक है, पीओ और क्लर्क 2 एग्जाम, 2 लिखा है मैंने, मतलब आईबीपीएस आपके 2 एग्जाम कंडक्ट कराएगी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। ठीक है, एक पीओ के लिए और एक क्लर्क के लिए, दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। पीओ का अलग होगा, क्लर्क का एग्जाम अलग होगा। तो दो एग्जाम ये हो गए।
ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम होता है आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस के अंडर में होता है वो, बट वो पब्लिक सेक्टर बैंक एक तो हो गया, एक होता है आरआरबी बैंक, ठीक है, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स। क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। द आरआरबीज वेयर ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे ना, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या होगा, किसी ना किसी एक ग्रामीण बैंक को, मतलब जो रीजनल रूरल बैंक है, किसी एक बैंक को क्या करता होगा, स्पॉन्सर करता होगा, और उसमें उसका स्टेक कितना रहता है, 35%, ठीक है। स्टेट का कितना शेयर रहता है, 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंट रहता है, 50%। तो ये होता है आरआरबी, ठीक है। समझ में आ गया आपके आरआरबी क्या होता है। आरआरबी बेसिकली गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे, उसके लिए एक ये रीजनल रूरल बैंक का ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, जहां पे गवर्नमेंट का 50% स्टेक रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, एंड एक कोई स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट तो रन करेगी नहीं, कोई एक स्पॉन्सर बैंक होगा, कोई से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो कोई भी बैंक हो सकता है कि स्पॉन्सर बैंक होता है जिसके पास 35% का स्टेक रहता है, तो वो हैंडल करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेक होते हैं, इनको मिला के बनता है आरआरबी। ये होते कहाँ हैं, ये जनरली ग्रामीण इलाकों में होते हैं, ठीक है। जैसे आपने, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, 2 आरआरबीज हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से ये ग्रामीण एरिया में, ठीक है, बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए आरआरबी का निर्माण किया गया। अब आरआरबी के लिए जो आपकी जो 2 एग्जाम्स होते हैं वो भी सेम पीओ और क्लर्क के लिए होते हैं, बट यहाँ पे पीओ को कहा जाता है ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, और यहाँ पे क्लर्क को कहा जाता है ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आईबीपीएस एक जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, पीओ और क्लर्क के लिए। सेम आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, 2 पोस्ट के लिए। तो 2 और 2 4 एग्जाम हो गए टोटल। ध्यान में रखिएगा, 2 कहीं भी अगर कोई भी संस्था 2 एग्जाम कंडक्ट करा रही, मतलब एक वो पीओ के लिए होगा, एक वो क्लर्क के लिए होगा, ठीक है। पीओ कह लो आप, ऑफिसर स्केल 1 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। क्लर्क कह लो या फिर ऑफिस असिस्टेंट कह लो, एक बात है। क्लियर। तो 4 एग्जाम हो गए। अब आता है एसबीआई, ठीक है, ये थोड़ा अलग चलता है। एसबीआई कहता है कि भाई ऐसा है कि हमारी है रेपुटेशन, ठीक है, ये एक रेपुटेटेड बैंक है, ठीक है, काफी पुराना बैंक है, सबसे इंडिया का पहला नेशनलाइज्ड बैंक है, और काफी बड़ी चैन है इसकी, ठीक है, एक रेपुटेशन इसकी अच्छी है, और यही कारण है कि इसका जो लंच टाइम है वो ज्यादा इसको दिया जाता है, ठीक है। भाई रेपुटेशन बैंक अच्छी है, ठीक है, बड़ा बैंक है, तो इसको सुविधाएं भी तो ज्यादा दी जाएंगी इनके स्टाफ्स को, इसीलिए इनका लंच टाइम थोड़ा ज्यादा देर तक होता है, ठीक है। तो एसबीआई थोड़ा अलग चलता है, इसका काम धंधा थोड़ा अलग है। आगे हम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात तो करेंगे, बट मैंने ये सिर्फ ये इसलिए बताया कि भाई एसबीआई अलग से एग्जाम क्यों, भाई है तो ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक, तो आईबीपीएस क्यों नहीं लेता इसका एग्जाम। इसका कारण यही है कि एसबीआई की रेपुटेशन के चलते, मतलब वो अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है, जिससे एक जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है भाई, एसबीआई का एग्जाम भी अगर आप सोचो अगर आईबीपीएस कराने लग जाए, ठीक है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। तो ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए जो एसबीआई है उसका एग्जाम अलग से कंडक्ट होता है। अब यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, मतलब सेम वही, आपका एक एग्जाम होगा पीओ के लिए और एक एग्जाम होगा क्लर्क के लिए, ठीक है। तो पीओ क्लर्क और पीओ क्लर्क टोटल कितने हो गए, 6 एग्जाम हो गए। ये 6 एग्जाम रेगुलर होते हैं, हर साल फिक्स है। ये 6 महीने में इनकी, मतलब 6 महीने मतलब 6 महीने प्रोसेस होता है, तो आप लगभग 1 साल माने, तो हर साल इनकी वैकेंसीज आती हैं, हर साल इनका फॉर्म फिलअप होता है, टाइम से एग्जाम होता है, टाइम से रिजल्ट आता है। विदिन 6 मंथ आपका पूरा प्रोसेस, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी होता है, सारी चीजें यहाँ पे निपट के आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया मिला कि रेगुलर जो बैंक के एग्जाम होते हैं, हर साल आने वाले एग्जाम, वो कौन कौन से हैं। ये 6 एग्जाम है, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्या आरआरबी है, ये चीजें आपको क्लियर में हो गई होंगी, ठीक है। कुछ चीजें अगर छूट जा रही होंगी ना, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है, हालांकि मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाए आपको, बट फिर भी कुछ छूट जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका एग्जाम से रिलेटेड। तो ये तो हमने बात कर ली 6 एग्जाम्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये एग्जाम होते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए नोटिफिकेशन आया आईबीपीएस पीओ का क्लर्क, ठीक है, या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम होता है प्रीलिम्स,
ठीक है, स्टेज 1 एग्जाम होता है, प्रीलिम्स कहते हैं जिसको। तो अब मैं बात करूंगा प्रीलिम्स का जो पेपर का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस पैटर्न पे एग्जाम होता है। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है आईबीपीएस पीओ, ठीक है, और क्लर्क, और एसबीआई पीओ और क्लर्क। तो ये जो 4 एग्जाम, कितने एग्जाम हो गए, 4 एग्जाम। एक हो गया आईबीपीएस पीओ, एक हो गया एसबीआई पीओ, फिर एक हो गया आपका ये तीसरा हो गया आईबीपीएस क्लर्क, और चौथा हो गया एसबीआई क्लर्क। तो टोटल 4 एग्जाम हो गए। तो इन 4 एग्जाम्स के जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं दिखाया। अलग अलग दिखाने का कोई मतलब नहीं है, पैटर्न सेम है तो अलग अलग दिखाने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इन 4 एग्जाम्स के जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है वो सेम होता है। कौन से 4 एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, ठीक है। अगर मैं आईबीपीएस सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप कौन से आईबीपीएस समझेंगे, ये वाला आईबीपीएस है, ठीक है। अगर मैं इस वाले आईबीपीएस की बात करूंगा तो मैं आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है, इसको बोला जाता है आईबीपीएस आरआरबी, और इसको बोला जाता है सिर्फ आईबीपीएस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आईबीपीएस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक की बात हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्स होते हैं जिनका पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रीजनिंग आपका 3 सेक्शन यहाँ पे रहते हैं, रीजनिंग, ठीक है, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा होता है इंग्लिश, ठीक है। एक मैं ये भी चीज बताने वाला हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी में डिफरेंस। कहीं कहीं आपने सिलेबस में सुना होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कहीं कहीं आपने सुना होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो क्या इसका मतलब होता है, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और कितने मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, ठीक है। टाइम कितना दिया जाता है, 20 मिनट। ये 20 अगर मैंने अलग लिखा है तो ये समझ के चलिएगा कि 20 मिनट ये सेक्शनल होता है। सेक्शनल का मतलब क्या होता है समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग का सबसे पहले पेपर खुलेगा ऑनलाइन आपकी स्क्रीन में, ठीक है, 35 क्वेश्चन से आप गुजरोगे, ठीक है। 35 नंबर आपको उसका मतलब मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, पर क्वेश्चन पर मार्क्स। आपको टाइम अलॉट किया जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट, ठीक है। अब आप 20 मिनट के अब हो सकता है 20 मिनट में आप सिर्फ 15 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, हो सकता है 20 मिनट में आप 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप 15 ही मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अब बाकी के 5 मिनट आप सेव कर लो। तो ध्यान में रखिए कि 5 जो मिनट जो बचे रहेंगे ये सेविंग नहीं होगी, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगला सेक्शन तभी खुलेगा जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये सेक्शनल टाइम होता है, ठीक है। मतलब 20 मिनट का समझ लीजिए एक तरह से 3 एग्जाम है ये, एक रीजनिंग का एग्जाम, एक आपका क्वांट का एग्जाम, एक इंग्लिश का एग्जाम, जिसके लिए अलग अलग टाइम आपको स्लॉट बना के दिया जाता है। 20 मिनट आपको दे दिया गया, अब आप चाहे जल्दी कर लो चाहे ना कर पाओ, वो आपके मतलब ऊपर रहता है कि आप कितना जल्दी करते हो, कितना, ठीक है, लेट लगाते हो, वो आपकी। लेकिन ये है कि आप ऐसा नहीं कि किसी और सेक्शन का टाइम किसी और सेक्शन में यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मेरा ये मतलब है, ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका होता है क्वांट का, मैथ्स का, ठीक है, जिसमें वही सेम 35 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन पर मार्क्स मतलब 35 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी आपको 20 मिनट दिया जाएगा। आप 20 मिनट से पहले कर लेते हो तो आपको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 20 मिनट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दोबारा वो टाइम नहीं मिलेगा। एक बार 20 मिनट गया तो फिर से आपको क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्वांट बंद हो जाएगा, अगला सेक्शन खुल जाएगा। अगला सेक्शन कौन सा खुल जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। यहां पे आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, आप पहले कर लो, ठीक है, वेल एंड गुड, बैठे रहो आप। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता, भले ही आप किसी और सेक्शन में टाइम क्यों ना बचा लो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ की स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग होगी, आपको टाइम सेव नहीं करना। आपको अगर टाइम सेव भी कर ले तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर 20 मिनट का टाइम मैनेजमेंट आपको बना के चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो अक्सर लोग पूछते हैं, निगेटिव मार्किंग देखिए सब जगह है, कहीं बार बार ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम होंगे आपको हर एक स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1/4 इसका मतलब 0.25। तो अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 0.25 नंबर आपके क्या कर लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, और ये हर एक स्टेज में और हर एक सब्जेक्ट में होगा। सेक्शनल कट ऑफ आपका होता है, ठीक है। इस बार एसबीआई ने कहा था, एसबीआई क्लर्क ने कहा था कि हम सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखेंगे बट
आप फिर भी मान के चले कि सेक्शनल टाइम है तो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, ठीक है। अगर सेक्शनल टाइम दिया गया है तो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। इसीलिए मैंने कह दिया कि आप ये समझिए सीधा सीधा कि 3 पेपर दे रहे हो, आप 1 पेपर नहीं दे रहे हो, 3 पेपर दे रहे हो, तो 3 पेपर दोगे तो 3 कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही कि सेक्शनल कट ऑफ भी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली प्रीलिम्स की, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स की हमने बात कर ली। और कितने एग्जाम्स हमने कवर कर लिए प्रीलिम्स के लिए? 4 एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ 2 और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क 2 ही है। तो टोटल हमने 4 एग्जाम्स कवर कर लिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रीलिम्स कवर कर लिया, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बाद क्या होगा? मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ के आप ऊपर रहते हो, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका दूसरा स्टेज का एग्जाम होगा, वो होगा मेंस, ठीक है। मेंस अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि क्लर्क लेवल का जो मेंस होता है उसका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है और पीओ लेवल का जो मेंस रहता है उसका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। बाकी आईबीपीएस और एसबीआई अभी भी सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ और जो एसबीआई पीओ का जो मेंस एग्जाम होगा उनका पैटर्न और सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल वाली कहानी मैंने समझाई दी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहां भी होगी, सेक्शनल कट ऑफ यहां भी होगा, सिलेबस आप देख सकते हैं। रीजनिंग इसमें ऐड हो जाता है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। डीआई यहां पे ध्यान में रखिएगा, आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे सिंपल वाले, यहाँ पे आपका आएगा डाटा एनालिसिस, मतलब डाटा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप जब सिलेबस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डीआई यहाँ पे ज़्यादा आता है, उसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन और उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। 3 चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स आपका, ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग का नॉलेज, ठीक है, इकोनॉमी का नॉलेज और करंट में जो बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज चल रही होती है उनका नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन आपका एक सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट, ठीक है। यहाँ भी सेक्शनल वाली कहानी यहाँ के लिए भी वही सेम है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया मेंस की, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस भी ये ध्यान रखिए अभी हम पीओ पे हैं, ठीक है। क्लर्क में हम प्रीलिम्स तक पहुंच गए थे, ठीक है, क्लर्क की बात हम बाद में करेंगे। अब हम आगे पीओ पे, तो पीओ में हमने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की हम बात कर रहे हैं, तो हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद हम आगे कहाँ पे? मेंस में, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा? मान लीजिए आप आईबीपीएस पीओ या फिर आप एसबीआई पीओ, आप इनका मेंस क्लियर कर लेते हो, तो फिर क्या होगा? इनका मेंस क्लियर करने के बाद क्या होगा? एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये तीसरा स्टेज होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको क्या किया जाता है? देखिए, descriptive test consists of 2 question, 1 letter writing and 1 essay writing, 25 each marks, marking of total mark 50 marks, ठीक है। 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक होगा आपका एसे, एक होगा आपका लेटर, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। कीबोर्ड की हेल्प से आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स को आपको वहां पे एक जगह दे दी जाएगी, एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में ही आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से। वहाँ पे टाइपिंग स्पीड का कोई ऐसा इशू नहीं रहता, आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है, ठीक है, आधे घंटे का टाइम मिलता है जो कि सफिशिएंट रहता है। तो टाइम का वहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि आपको टाइपिंग सीखने की ज़रूरत है, हाँ आपको फॉर्मेट सीखने की ज़रूरत होगी, कैसे लिखते हैं और क्या लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है और कैसे लिखना है, वो आपको जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। टाइम की यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, 3 स्टेजेस हो गए, ठीक है। अभी हम पीओ पे ही हैं, पीओ का हमने प्री क्वालिफाई किया, पीओ का फिर हमने मेंस क्वालिफाई कर लिया और फिर पीओ का हमने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा? अब आता है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होगा कैसे? अब देखिए, एसबीआई पीओ जो होगा उसका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा और आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एसबीआई, मैंने कहा ना एसबीआई अलग चलता है, तो एसबीआई अपना क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट्स के हिसाब से ये डिसाइड करेगा बाद में कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स हमें रखना है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाएगा, उसके आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है, लिस्ट बनेगी। The aggregate marks of all candidate clearing both the objective test and descriptive test will be arranged in descending order in each category, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो दोनों के दोनों जो आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे, जो प्रीलिम्स आपने दिया था, फिर जो उसके बाद आपने जो मेंस दिया और उसके बाद जो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया,
ठीक है, उन सभी के मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा और एग्रीगेट निकाला जाएगा उनका एक, ठीक है, एवरेज निकाल के उस आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पीओ पे ही अभी हम ध्यान में रखिएगा। अब आईबीपीएस पीओ कैसे ले फाइनल सिलेक्शन करता है, ठीक है, ये तो एसबीआई पीओ अलग अलग चलने की वजह से इसका आखिरी स्टेज थोड़ा सा अलग हो गएगा। आईबीपीएस पीओ क्या करेगा, आईबीपीएस पीओ का फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, सेम वही चीज, यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पे इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आईबीपीएस पहले से ही आपको बता के रखता है कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 35% अदर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब इतना तो कम से कम आपको ले ही आना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो वेटेज रहता है, जैसे इसका मैंने बताया एसबीआई का वेटेज मैंने बताया कि हर एक आपका जो हर एक स्टेज होता है सबका वेटेज रहता है बराबर। ठीक है, बराबर बराबर वेटेज रहता है आपका, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, सबका वेटेज रहता है, सबको कंबाइन करके उसका एक एग्रीगेट निकाला जाता है। बट आपका आईबीपीएस पीओ में क्या होगा, आईबीपीएस पीओ में जो वेटेज रेशियो रहता है, देखिए प्रीलिम्स यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाइंग कर लिया, प्रीलिम्स में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर नहीं मैटर करता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एसबीआई पीओ में आपका हर एक स्टेज का नंबर मैटर करेगा, बट आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में आपका हर एक स्टेज का नंबर नहीं मैटर करेगा। आपके अगर प्रीलिम्स में कम भी आते हैं, आप सिर्फ क्वालिफाई कर ले तो चलेगा, बट मेंस जो एग्जाम होगा उसका वेटेज रहता है 80% और इंटरव्यू जो कि ये 100 नंबर का हुआ है इसका वेटेज रहता है 20। ठीक है, तो 80-20 का रेशियो रहता है किसके किसके बीच में, मेंस एग्जाम के बीच में और इंटरव्यू के बीच में। तो 80% लिया जाता है मेंस एग्जाम का, 20% लिया जाता है इंटरव्यू का। अब इन दोनों को, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के अब जाके एक एग्रीगेट मतलब एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर उसके आधार पे जितनी वैकेंसी है उतने लड़कों को तैयार किया जाएगा, मेरिट के आधार पे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमने बात कर ली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की पूरे स्टेजेस की बात। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, जीडीपीआई कुछ भी हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप से लेकर मतलब आपके प्री से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की हमने बात कर ली। ठीक है, तो एक किसकी बात की हमने, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। अब हम आते हैं क्लर्क पे। ठीक है, आपने देखा क्लर्क का हमने तो प्री तो क्वालिफाई कर लिया था भाई, क्लर्क लेवल के लिए तो प्रीलिम्स तो सबके लिए सेम था, तो क्लर्क का आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। बट अब क्लर्क के मेंस पे आओगे आप, तो जब आप क्लर्क के मेंस पे आओगे, पीओ की बात होगी, अब हम करते हैं क्लर्क की बात। तो क्लर्क का जो मेंस होता है, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होता है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, देख ही सकते हैं आप। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस वही है, सेम सिलेबस है, ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और जो लेवल होता है भाई, पीओ का जो लेवल होगा, जाहिर सी बात है कि भाई पीओ थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है, ऊपर के लेवल की पोस्ट है, तो उसका पेपर आप मॉडरेट टू टफ, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो। और जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है पीओ के कंपैरिजन में थोड़ा आसान आता है, इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी पैटर्न, सिलेबस, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर के होंगे, ठीक है, आपके रीजनिंग में। ठीक है, इस वजह से वो 60 मार्क्स हो जाता है। 45 मिनट आपको मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपका, इंग्लिश होगा, उसके बाद सेम वही जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे भी सेक्शनल टाइम भी रहेगा, सेक्शनल की कहानी मैंने बताई चुकी है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। ठीक है, अब मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम होता है यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस देखते चलिएगा। ठीक है, जो पीओ का एग्जाम था आईबीपीएस और एसबीआई के लिए, उसमें इंटरव्यू भी था, बट इसमें ना ही आपका डिस्क्रिप्टिव है और ना ही आपका इंटरव्यू है। ठीक, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस है। अब क्या होगा, जो एसबीआई, मैंने कहा एसबीआई अलग ही चलता है, इसलिए बार बार मैं एसबीआई को अलग रख रहा हूं। एसबीआई का करेगा, जो फाइनल सिलेक्शन लेगा वो मेंस एग्जाम के थ्रू लेगा, और आईबीपीएस क्लर्क वो भी मेंस एग्जाम के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब जैसे आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री के नंबर्स, प्री के जो मार्क्स हैं आपके वो मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्वालिफाई कर ले तो चलेगा। बट जो मेंस का मार्क्स है, मेंस एग्जाम जो होगा उसका जो मार्क्स है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए, वो मैटर करेगा, क्योंकि सारा का सारा पूरा जो आपका जो मेरिट बनती है वो सिर्फ मेंस एग्जाम्स के आधार पर बनती है। ठीक है, तो जो कुछ है यहाँ पे मेंस एग्जाम है।
ठीक है। तो मेंस एग्जाम, बट हाँ प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा मेंस देने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिए अगले स्टेज पे आप तभी पहुंचोगे जब आप पिछला स्टेज क्वालिफाई कर लोगे। तो मेंस एग्जाम दोगे आप, ठीक है, बट साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये टेस्ट कोई अलग से ऐसा एग्जाम नहीं है, सिंपल सी चीज मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए आप एमपी से हो और एमपी में कौन सी लैंग्वेज चलती है, हिंदी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप वहाँ बंगाल से जाके अप्लाई कर दो, महाराष्ट्र से जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। वहाँ के स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको मराठी आनी चाहिए अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसीलिए एलपीए लिया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सिर्फ इसलिए होता है कि एक बार ये चेक कर लिया जाए कि किसी पर्सन ने, किसी कैंडिडेट ने, ऐसा तो नहीं कि वो था एमपी से और उसने महाराष्ट्र एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, और कर भी दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, बट आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए बस, ठीक है। अगर लोकल लैंग्वेज आपको वहां की नहीं आ रही है तो आप नहीं दे सकते। और यही चीज वेरीफाई करने के लिए एक एलपीटी होता है, ये सिंपल सा एक फॉर्मेलिटी होती है, जब समझ लो आप, ठीक है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं एमपी का हूं और मैं बंगाल से अप्लाई करूंगा, हाँ यूपी से कर सकता हूं क्योंकि यूपी और एमपी के लैंग्वेज दोनों हिंदी ही चलती है। और भी जैसे कुछ लैंग्वेज, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी चलती है, तो जहां जहां हिंदी चलती है वहां वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आईबीपीएस ये भी, इसका भी सेम होता है, ये भी मेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका फाइनल सिलेक्शन लेता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल सिलेक्शन क्लर्क एग्जाम के लिए, ठीक है। आप ध्यान से पूरी पीपीटी, जो पूरी स्लाइड है ना, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वेल एकदम मेंटेन अच्छे से बनाई गई है, ठीक है। काफ़ी एकदम सीक्वेंस में, जो प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में बनाई गई है, स्लाइड्स तैयार की गई हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने 4 एग्जाम्स के हर एक स्टेज कवर कर लिए, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने आईबीपीएस का पीओ भी कवर कर लिया और क्लर्क भी कवर कर लिया, जो सबसे ऊपर हमने बताया था पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके बाद हमने एसबीआई का पीओ भी कवर कर लिया और एसबीआई का क्लर्क भी कवर कर लिया, ठीक है। अब एक बच गया आपका, ठीक है। क्या बच गया, सबसे ऊपर जो हमने डिस्कस किया था आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो इनका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, इनका क्या पैटर्न होता है, ये होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फिर से वही बात कि आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसमें चाहे वो ऑफिसर स्केल का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो, जो प्रीलिम्स का जो यहाँ पे जो पैटर्न होता है और मेंस का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है। हाँ, डिफरेंस इतना है कि जैसे ऑफिसर स्केल 1 का जो पेपर है वो एज कंपेयर टू ऑफिस असिस्टेंट से थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, भाई ये हायर पोस्ट है तो पेपर भी थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। तो लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे रीजनिंग आती है आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब कि नंबर का एप्टीट्यूड आपका कितना अच्छा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी जल्दी निकाल लेते हो, ठीक है। मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब है कैलकुलेशन, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन आपका कितना अच्छा है। तो कैलकुलेशन बेस्ड जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज, ये सब ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी में। जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हो तो समझ लीजिएगा जो कैलकुलेशन बेस्ड जो टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ओवरऑल सब हो जाता है, ठीक है, उसमें आपका जो पूरा अरिथमेटिक सेक्शन होता है वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, मतलब जो जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होता है, अलजेब्रा हो गया, ये सब नहीं आता, ठीक है। सिर्फ यही आपका जो स्पीड मैथ्स होता है, ठीक है, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा अरिथमेटिक, ठीक है, और डीआई, तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम है मैंने सिर्फ लिखा है 45 मिनट। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो। आपको 2 सब्जेक्ट दे दिया गया है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आपको 45 मिनट दे दिया गया है। अब इस 45 मिनट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 रीजनिंग के भी और 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी। ध्यान में रखिएगा ये पूरे 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा पेपर का लेवल काफ़ी लो रहता है, यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करेगी कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं और 45 मिनट आपको मिलता है। अब कैसे आपको मैनेज करना है आप देख लो, ठीक है। रीजनिंग पहले करना है या फिर आधा रीजनिंग का क्वेश्चन पहले कर लिए, आधा जो नहीं बन रहा है वो बाद में कर लिए, ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऊपर मैंने जो डिस्कस किया है, जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग मैंने बताई, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सेक्शन है उसी सेक्शन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
बट यहाँ पे आरआरबी को इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग रखा था क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे होता है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जरूर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, ग्रामीण जो बैंक होते हैं, जो आरआरबी बैंक होते हैं, उनका आपने चाहे ऑफिसर स्केल हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क हो, आपने उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद आता है मेंस। मेंस का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश से भी एग्जाम दे सकते हो, हिंदी से भी एग्जाम देते हो। आरआरबी एग्जाम में सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी से भी एग्जाम दे सकते हो, मतलब हिंदी लैंग्वेज भी वहां पे आती है, ठीक है। बाकी एग्जाम में जैसे ये है कि इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश तो आपको देने पड़ेगा, बट आरआरबीज में ऐसा है कि आप हिंदी, यार ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी में हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, जैसे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, आपका स्टेट जो है वहाँ जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उस लोकल लैंग्वेज से आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में स्टार लगाया मैंने इसलिए यहाँ पे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहां भी सेम वही बात, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 40 40 80, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 3 2 5 200 क्वेश्चन हो गए। इन 200 क्वेश्चन सॉरी, इन 200 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, ठीक है, मतलब कितने मिनट, 120 मिनट में, ठीक है। तो इन 200 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं कितने मिनट में, 120 मिनट में। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शनल कट ऑफ जरूर है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है, आप टाइम अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका रीजनिंग पहले ही हो गया, ठीक है, जल्दी हो गया, मान लो आपका रीजनिंग 10 मिनट में 15 मिनट में ही हो गया, तो आप मूव कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे सेक्शन खुले हुए होते हैं, आप कभी भी किसी भी सेक्शन में मूव कर सकते हो, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए, अब ये तो हो गया आरआरबी की बात कर रहे थे हम, दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों पोस्ट के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, अब क्या होगा, अब फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो क्लर्क होता है, ठीक है, वो सिर्फ मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। प्रीलिम्स वही, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, मतलब आपको प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, लेकिन जो मेंस एग्जाम के जो स्कोर होंगे उन स्कोर के आधार पे एक मेरिट बनेगी और उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। बट जो ऑफिसर स्केल 1 होता है, मतलब जो पीओ होता है, उसमें क्या होता है, आपका मेंस तो जो था ठीक है, उसके साथ में आपका एक इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, छोटा सा इंटरव्यू होगा, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स इन दोनों को मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर अलग अलग हर एक चीज़ों को डिवाइड करके यहाँ पे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्स टोटल हमने कवर कर लिए, ठीक है। कौन कौन से, 2 हमने कवर किए हमने IBPS के, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, पीओ और क्लर्क के लिए, ठीक है। फिर हमने 2 एग्जाम कवर किए SBI के लिए, पोस्ट सेम वही पीओ और क्लर्क, ठीक है। फिर हमने कवर किए किसके, IBPS RRB, ठीक है, IBPS RRB, ठीक है, इसमें भी वही पीओ कह लो या फिर ऑफिसर स्केल 1 कह लो या फिर क्लर्क कह लो या फिर ऑफिस असिस्टेंट कह लो, ठीक है। असिस्टेंट क्लर्क सेम चीज होती है और पीओ और ऑफिसर स्केल सेम चीज होती है। तो ये हमने 6 एग्जाम्स के बारे में डिस्कस कर लिए, मेजर एग्जाम जो हर साल होते हैं और इनका फिक्स है कि हर साल वैकेंसी आनी है, एग्जाम टाइम पे होना है और आपका अलॉटमेंट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस या मैं कह लो, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है, कुछ यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम होते हैं, जैसे देखिए RBI, इसको आप अलग छोड़ दो, ठीक है। RBI का यहाँ से एक एग्जाम मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, RBI ग्रेड बी ऑफिसर, ये जो एग्जाम होता है इसको अलग निकाल दो। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फुल डिटेल तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि ये है ही अलग से बनाने लायक, ठीक है। पोस्ट RBI ग्रेड बी जो है द किंग है, ठीक है, किंग राजा, ठीक है, पूरे इंडिया में आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब उठा के देख लो, ठीक है, RBI ग्रेड बी, ठीक है, इज द वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो ये हो गया RBI ग्रेड बी, इसको इसलिए मैंने अलग रख दिया है। अब इसी में RBI में 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि RBI एक तो ये हो गया ग्रेड बी, इसी में एक एग्जाम होता है RBI असिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। LIC में 2 क्यों लिखा है मैंने, एक LIC का होता है AAO
ठीक है, जो पीओ के लगभग बराबर होता है, ठीक है, और एक एलआईसी में होता है असिस्टेंट, ठीक है, जो बैंक के क्लर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो सेम चीज हो गई, बस नाम में अलग अलग है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब ध्यान में रखिए, इसका मैंने अलग अलग पैटर्न क्यों नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स दिए मैंने, ऐसे अभी कई सारे ऐसे एग्जाम है जो होते हैं, ठीक है। तो 6 तो रेगुलर वाले मैंने बता दिए। अगर आप इन 6 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जो मिसलेनियस एग्जाम्स हैं, ठीक है, इनकी तैयारी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसका आपको पैटर्न और सिलेबस जानने की जरूरत है। बस ये सिर्फ आप ध्यान में रखना कि मिसलेनियस एग्जाम भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 एग्जाम होते हैं साल में। हाँ, इनका इस ये है कि रेगुलर नहीं होते, जरूरी नहीं कि सिडबी का एग्जाम हर साल होगा, जरूरी नहीं कि एलआईसी का एग्जाम हर साल होगा, तो इनका एग्जाम फिक्स, हाँ आरबीआई का फिक्स है हर साल का, बट बाकी जो संस्थाएं हैं उन बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनका जरूरी नहीं कि हर साल एग्जाम हो, ठीक है, होता है, रेगुलर होता है, बट जरूरी नहीं कि हर साल, किसी साल हो सकता है ना है। वैकेंसीज कम रहती हैं इसमें, ठीक है, इस वजह से ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता, इसमें ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बट आप अगर उन 6 रेगुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उन 6 के अलावा आप 10-15 एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप दे सकते हो। खैर, आप जब तैयारी स्टार्ट कर दो, आपको खुद चीज़ें पता चल जाएंगी, वो ना बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तैयारी ही नहीं करना ना इसकी अलग से। अगर अलग से तैयारी करनी होती तो फिर डिटेल में बात करते हैं, तैयारी ही नहीं करनी है अलग से। उन्हीं 6 एग्जाम्स की तैयारी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इनमें से कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिनका पैटर्न या सिलेबस कुछ अलग हो, ठीक है, सब लगभग इन्हीं 6 एग्जाम से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ एलआईसी डबल एओ की, तो एलआईसी डबल एओ का आपका जो सिलेबस, पैटर्न, ठीक है, पूरा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो आईबीपीएस पीओ जैसे होता है, ठीक है, सेम आईबीपीएस पीओ, और एग्जाम कंडक्ट भी आईबीपीएस ही कराता है, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये बातें हो गई। कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हों तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पूछना है, ठीक है, कुछ भी आप पूछ सकते हो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट जरूर करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक आपको लीव अ कमेंट आपको छोड़ना है, ठीक है, कि कमेंट क्या छोड़ना है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, आपको लगता था कि और अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा सकती थी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, तो और अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अच्छा हाँ, डिटेल में सिलेबस अगर आपको चाहिए तो डिटेल में वो भी बताइए, तो डिटेल में सिलेबस वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक कमेंट आपको जरूर देना है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपके मन में हो, एक कमेंट आपको जरूर यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वहाँ पे दी गई हैं, कुछ प्लेलिस्ट की लिंक दी गई हैं, अलग अलग लिंक वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दी गई, तो वहाँ पे जाके आप विजिट करिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो जरूर करें अगर अच्छा लगा, और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो सब्सक्राइब तो करें, और साथ में साथ इसको शेयर करें, ठीक है, जिन्हें नीड है उनके साथ शेयर करें, ठीक है, ठीक है, जिन्हें नीड है, ठीक है, जो आपके साथ के हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और जब अच्छा लग ही गया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो इतना करना है आपको, बाकी ध्यान में रखना है आपको कि ये 6 एग्जाम्स होते हैं रेगुलर, मेन यही है, ठीक है, जो कुछ भी है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक, बाकी सारे मिसलेनियस जो है उनको आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की आपसे, ठीक है, एक एक चीज़ चाहे वो कुछ भी हो, क्या होता है आईबीपीएस, क्या होता है आरआरबी, क्या होता है, ठीक है, आपका पीएसबी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं। बिल्कुल, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक बार शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, ठीक है, कि क्या आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई हों तो जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।